हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, बात करेंगे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये इन्वायरमेंट की रक्षा की बात करता है। और उसके साथ ये हमारे यूजीसी नेट की परीक्षा में क्वेश्चन बन के यहाँ से आते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। और यूपी पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो एक्ट है, इस एक्ट के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान पर्यावरण संबंधित क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस एक्ट को शुरुआत करने से पहले हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के पर एक हम मोटिवेशन कोट देखेंगे, जो मैंने आज उसको खुद बनाया है। और इस पे हम बात करेंगे कि जैसे जब पेड़ सांस लेते हैं तभी जीवन मुस्कुराता है। इससे तात्पर्य है कि जैसे पेड़ों के द्वारा जो हमें हवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो उनके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्रदान की जाती है, तभी हम जीवन में मुस्कुरा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमारा जीवन संभव है। तो पर्यावरण की रक्षा सिर्फ कर्तव्य नहीं है। पर्यावरण संरक्षण जो हमें आज मौलिक कर्तव्य जो मैंने पढ़ाया, उसमें जब हमने देखा कि जी में जो बात की गई है, 51(1) में जो बात की गई है, तो वहाँ पे जो बात की गई कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि एक अस्तित्व की पुकार है। यानी कि अगर पर्यावरण की हम रक्षा खुद नहीं करेंगे, हम सभी आगे नहीं आएंगे, तो ये धरती एक जो है गर्म गोला बन जाएगी और ये रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम क्या करें, पेड़ों को लगाएं और हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं वो सारे उपाय करें। तो इसीलिए मैंने आज ये कोटेशन बनाई, और ये कोटेशन है कि जब पेड़ सांस लेते हैं तभी जीवन मुस्कुराता है, और पर्यावरण की रक्षा कर्तव्य नहीं बल्कि एक अस्तित्व की पुकार है। तो दोस्तों, अब शुरुआत करेंगे हम संवैधानिक प्रावधानों को। संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण संबंधित जो प्रावधान है हमारे राज्य के निर्देशक तत्व में, यानी डीपीएसपी में जो प्रावधान है। डीपीएसपी की बात जो भारतीय संविधान में की गई है, वो आर्टिकल जो है 36 से 51 तक बात की गई है भाग 4 में। और उसी में जो आर्टिकल है 48A, 48A, ये जो 48 आर्टिकल है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जो है डीपीएसपी में जोड़ा गया। और ये बात करता है पर्यावरण और वनों की सुरक्षा और सुधार की। पर्यावरण जो ये प्रोविज़न है, ये राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। ये बात करता है आर्टिकल 48A। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये बहुत बार हमारा जो है क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये जो कर्तव्य है राज्य का, ये राज्य को एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व सौंपता है कि वह पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आर्टिकल 48A। इसके बाद हम देखेंगे अपने जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, भाग 4A। भाग 4A में बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, मूल कर्तव्य की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की। और फंडामेंटल ड्यूटी में इन्वायरमेंट से जो संबंधित है वो आर्टिकल है 51A(G) में बात की गई है। ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीव शामिल हैं, और प्राणियों के लिए करुणा का भाव रखें। ये बात करता है आर्टिकल 51G। फिर हम बात करेंगे ये जो अधिक जो कर्तव्य ये डाला गया है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में, 51(1) में ये कर्तव्य जोड़ा गया है। ये कर्तव्य डाला गया है नागरिकों के ऊपर, या नागरिकों को एक संवैधानिक दायित्व दिया गया है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें। फिर हम बात करेंगे मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में पर्यावरण संबंधित अधिकार कहाँ है, तो हम आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण से हम डायरेक्ट रूप से जुड़ा है हमारे जीवन से, क्योंकि जब पर्यावरण में जो हमें मिलने वाली ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, हमारी हमारी प्राण वायु है। और प्राण वायु को तभी हम सुरक्षित पाएंगे जब वो हमारे जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखती है। तो इसी आर्टिकल में पर्यावरणीय अधिकार इज इक्वल टू जीवन का अधिकार हमारा माना जाता है।
कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये बात आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल जो है 21 बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और जीवन का अभिन्न हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 का जब व्याख्या किया तो स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। फिर हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण केस है जो आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 1951। ये जो है हमारी UGC नेट की परीक्षा जब 2009 से लेकर 2024 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे 2 बार ये केस पूछा गया है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR जो है 1991। स्वच्छ, ये जो इस केस में स्वच्छ जल और वायु को जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। स्वच्छ जल और वायु को जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में। फिर हम बात करेंगे MC मेहता बनाम भारत संघ। जब पर्यावरण की बात आए और MC मेहता का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो MC मेहता बनाम भारत संघ का केस जो है, इसमें बात की गई थी औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरणीय अधिकार को शामिल किया गया था। औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरण अधिकार को शामिल किया गया था MC मेहता बनाम भारत संघ के वाद में। अब हम बात करेंगे अन्य संवैधानिक प्रावधान जो पर्यावरण से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, फिर भी वो माना जाएगा। अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, ये प्रदूषण से प्रभावित लोगों को न्याय तक समान पहुंच मिलनी चाहिए, इस बारे में बात करता है आर्टिकल 14। अनुच्छेद 19(1)G जो व्यवसाय के अधिकार की बात करता है, ये भी क्या करता है, ये भी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह व्यवसाय तभी वैध होगा जब सार्वजनिक हित जैसे कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात कही गई। फिर हम देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण विषयों जो पर्यावरण संबंधी जो विषय हैं वो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में रखा गया है। पर्यावरण, वन्य जीव, प्रदूषण नियंत्रण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। पर्यावरण पर कानून कौन कौन बना सकता है, तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और ये समवर्ती सूची का विषय है। तो हमने क्या देखा, पर्यावरण संबंधित जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 48A जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और उसके बाद हमने देखा आर्टिकल जो है 51A का G देखा, हमने 51A का G देखा जो पर्यावरण संबंधित है। उसके बाद हमने 2 महत्वपूर्ण केस सुभाष का और MC मेहता का देखा। उसके बाद हमने आर्टिकल 21 को भी उसके साथ देखा, और फिर हमने बात की आर्टिकल 14 और 19 की, और फिर अंतिम में जो हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात की तो समवर्ती सूची की बात की। जो हमारा पर्यावरण संबंधित जो विषय है वो समवर्ती सूची में आता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और जो है केंद्र दोनों को है। ये हमने देख लिया। फिर आगे हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र द्वारा बनाया गया है, और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड जो है ये भी राज्यों द्वारा गठित किया गया है। फिर हम बात करेंगे प्रमुख न्यायिक जो है उद्धरण यानी कि कुछ निर्णय हैं उनको देखेंगे कि सिद्धांत संबंधित केस कुछ हैं। सतत विकास जो है वो आर्टिकल 21+48A में बेल्लोर सिटीजन केस 1996 में आया था। सतत विकास केस जो है आर्टिकल 21 और 48A से संबंधित है, और ये बेल्लोर सिटीजन केस 1986 में संबंधित है। यानी कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि सतत विकास जो सिद्धांत है ये किस केस पे आधारित है, तो बेल्लोर सिटीजन केस 1996 पर। फिर एक आता है क्वेश्चन प्रदूषण भुगतान करेगा सिद्धांत, यानी कि जो भी हम पर्यावरण प्रदूषण का नुकसान करते हैं उसका भुगतान करेंगे, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और इस पर केस है इंडियन काउंसिल का केस है 1996 का। फिर अगला एक सिद्धांत आता है सार्वजनिक ट्रस्ट जो है ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और MC मेहता बनाम कॉमनवेल्थ होटल्स के नाम से ये केस हमारे आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सामने आया। ये सारे सिद्धांतों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, यहाँ पे हम केवल इतनी बातों को देखते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो एक्ट है, इसका जो
अधिनियम संख्या है 19 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसका जो अधिनियम संख्या है 29 है, यानी कि 29 है। और ये जो राष्ट्रपति जो द्वारा इस पर जो सहमत मिली वो 23 मई 1986 को मिली। मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है और 1986 का अधिनियम संख्या इसकी 29 है, यानी 29। और ये जो राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमत मिली, ये सहमत मिली कब मिली? ये मिली 23 मई 1986 को। फिर हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है, इसकी उद्देश्य का क्या है। उद्देश्य पे जब हम बात करेंगे तो पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और उससे संबंधित विषयों के उपबंध करने के लिए एक्ट बनाया गया था। ये उसकी उद्देश्य का बताती है। फिर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, इसमें भारत ने भाग लिया था। यह विनिश्चय किया गया कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाया जाए। यानी संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून में हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, उसमें भारत ने भाग लिया था। और इस में भाग लेने के बाद भारत ने यह विनिश्चित किया कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाया जाए। और यह आवश्यक समझा गया कि पूर्वोक्त निर्णयों को जहाँ तक कि उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण, सुधार और मानव, अन्य जीव, प्राणियों और पादपों से संबंधित है, परिसंकट के निवारण के लिए लागू किया जाए। और भारत ने क्या किया? भारत गणतंत्र के जो है 37वें वर्ष संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित किया, क्योंकि भारत ने जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, उसमें भाग लिया था। उसके लिए भी एक क्या हुआ कि एक एक्ट उसमें हम भाग लिए और विश्व स्तर पर यह सम्मेलन हुआ था। और उसके लिए मानवीय पर्यावरण संरक्षण के सुधार के लिए कदम उठाने से संबंधित बात कही गई थी, तो उसको बात को समर्थन करने के लिए भी इस एक्ट को पारित किया गया था। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत उसकी उद्देशिका में स्टॉकहोम सम्मेलन की बात कही गई है? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की उद्देशिका में स्टॉकहोम सम्मेलन की बात कही गई है। फिर हम आगे बात करेंगे इस एक्ट के में कुल कितने चैप्टर हैं। तो इस एक्ट में कुल 4 चैप्टर हैं और जो है 26 धाराएं हैं। 4 चैप्टर 26 धाराएं इस अधिनियम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे इसका चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में जो प्रारंभिक है इसका जो पहली धारा है, आप सभी के स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। पहली धारा बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की। क्या बात करती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का नाम आप सभी को पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पे है और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों को भिन्न भिन्न भागों में नियत तारीख को ये यानी कि ये जो है जब ये केंद्र सरकार चाहेगी तब इसको जो क्या है लागू करेगी, ऐसी बात कही गई। फिर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा खंड में। परिभाषा खंड को देखेंगे कि इस अधिनियम में कितनी परिभाषाएं दी गई हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन कई बार पूछी गई। तो इसकी परिभाषा जो दी गई है, अधिनियम की परिभाषा दी गई है जो धारा 2 में। कहाँ पे दी गई है? धारा 2 में परिभाषा दी गई है। और 2 में जो पहली परिभाषा दी गई है 2A में, ये 2023 के क्वेश्चन में पहली परिभाषा आपकी पूछी गई थी कि पर्यावरण संरक्षण में जो है पर्यावरण को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है 2A में। 2A में किसको परिभाषित किया गया है? जो आप सभी देख पा रहे हैं पर्यावरण को। 2B में परिभाषित किया गया है पर्यावरण प्रदूषक को। 2C में परिभाषित किया है पर्यावरण प्रदूषण को। और 2D में जो परिभाषित किया गया है हथलाना और विनिर्माण प्रसंस्करण को, यानी हथलाना को परिभाषित किया गया है। और जो ई में परिभाषित किया गया है परिसंकटमय पदार्थ। ये पिछली बार क्वेश्चन जो 2024 का पेपर हुआ था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में परिसंकटमय पदार्थ को परिभाषित कहाँ पे किया गया है, तो परिसंकटमय पदार्थ जो है ई में परिभाषित किया गया है। फिर बात जो है एफ में जो बात की गई है यानी च में जो परिभाषित है अधिष्ठाता की परिभाषा दी गई है। और जो छ में परिभाषित की गई है यानी कि जी में जो परिभाषित है वो विहित की बात है। तो ए में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, बी में पर्यावरण प्रदूषक की बात की गई है, सी में पर्यावरण प्रदूषण की बात की गई है, डी में हथलाना की बात की गई है, ई में जो है परिसंकटमय पदार्थ की बात की गई है, एफ में अधिष्ठाता की बात की गई है और जी में विहित की बात की गई है। एक बात हम आप सभी को और बता देंगे
कि जब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ परिभाषाएं पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम में भी बात की गई है, वायु प्रदूषण अधिनियम में भी बात की गई है और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भी बात की गई है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किसमें कौन सा शब्द परिभाषित नहीं है, तो वहाँ पे हमें जब परिभाषा पढ़ेंगे हमको ये याद रखना होगा कि परिभाषाएं किस एक्ट में किसकी की गई है और कौन कौन सी कॉमन परिभाषाएं हैं जो अगले किसी एक्ट में भी हैं। ये हमको एक लिस्ट बना के रखनी होगी। तो पर्यावरण की परिभाषा जो यहाँ पर की गई है, शायद आप सभी को ये जो पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत क्या दिया गया है कि जल, वायु, भूमि वह अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि और मानव, अन्य जीव, प्राणियों और पादपों के सूक्ष्म संपत्ति के बीच विद्यमान है। यानी कि जो भी पर्यावरण के अंतर्गत जो यहाँ पे बात की गई है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो आता है, जल आता है, वायु आती है और भूमि, और वह अंतर संबंध यानी क्या उनके बीच के अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। यानी कि पर्यावरण से संबंधित है जल, भूमि और मानव और प्राणी और सूक्ष्म जीवों के बीच जो विद्यमान है वही पर्यावरण है। ये बात करती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2A। दूसरी बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषक की। पर्यावरण प्रदूषक की बात जो परिभाषा की गई है 2B में, पर्यावरण प्रदूषक से कहते हैं कि ऐसा ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ अप्रेत है। कौन कौन चीज़ पर्यावरण प्रदूषण में? ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो गया है। यानी ठोस, द्रव, गैस सभी नुकसान नहीं है, इसकी सांद्रता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण क्या हो गया है, पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो गया है, इसलिए इसे पर्यावरण प्रदूषक माना जाता है, जिसका क्षतिकारक होना क्या हो गया है, संभाव्य हो गया है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज़ क्या आती हैं पर्यावरण प्रदूषक के रूप में। क्यों ये? क्योंकि इसकी सांद्रता जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो गई है, तो इसको प्रदूषक के रूप में परिभाषित किया गया है अधिनियम की धारा 2B में। फिर बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषक की हमने बात कर ली और प्रदूषण की बात कर लें। प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अप्रेत है। यानी इसकी कोई क्लियर परिभाषा नहीं दी गई है, केवल इतनी बात की गई कि पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। फिर अगली बात हथलाना की बात की गई है। तो किसी पदार्थ के संबंध में हथलाना से ऐसा पदार्थ विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारक, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया अभिप्रेत है। यहाँ से केवल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि 2D में क्या परिभाषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो 2D में परिभाषित किया गया है हथलाना की बात की गई है। फिर 2E में किसकी बात की गई है? परसंकटमय पदार्थ की। परसंकटमय पदार्थ की 2E में परिभाषित की गई है। 2 जो है ई के बाद जो हम बात करेंगे, F में जो बात की गई है अधिष्ठाता की और G में बात की गई है विहित की। तो एक तरीके से हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 परिभाषाएं दी गई हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये लिस्ट आप सभी लोग बना लेना और एक बार याद करके जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है।